अरे रामू काका क्या कुएं में पड़े? मैं तो किसी का मृत्यु को नहीं है। जाके सेठ धनीराम से बात करो। अरे सेठ धनीराम नहीं देगा लगान, वो तो खुद ही चाहता है कि हम लगान ना दे सके और हमारी सारी जमीन नीलाम हो जाए। इन्हीं दिनों उसने 2 बीघा जमीन हड़पनी गांव वालों की और उसके खेतों पर मजदूर बन गए। अरे ऐसा राज तो हमने पहले कभी नहीं देखा बाकी। अरे हराम दादी सरकार है ये, राजा महाराजा इसके, सेठ साहूकार इसके, कोर्ट कचहरी इसकी, पुलिस
बात सही है तो सही है। सारी जमीन लेकर किसानों को पकड़ बना दी इस कंपनी सरकार ने। और क्या बिगाड़ देगा ये राज हमारा? कुछ मत करना। इस गांव में इस पन्ना का बेटा हीरा कौन है? इस गांव में मालिक ना तो कोई पन्ना है ना कोई हीरा। बताओ इस गांव में हीरा कौन है? ये बेटा महाराज अपराध क्या हो गया हीरा से? उसने तहसीलदार साहब के सामने एक नीति दिखाई है। अब ये क्या एवरी दिखाएगा महाराज? तहसीलदार साहब ने इसकी जमीन ही कुछ कर ली और सेठ दलीलाम को दिलवा दी। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो पन्ना का बेटा हीरा चाहिए। मेरे बाप पन्ना को तुम्हारी सरकार ने जेल में डालकर मार दिया। सिर्फ इसीलिए ये कार्य पड़ने के कारण वो लगान नहीं दे सका था। जेल में वर्षा मार दिया तुमने मेरे बाप को, तुम्हारी कंपनी सरकार ने। कोई हमारी सरकार है, तुम्हारी नहीं है हमारी सरकार, हरगिज नहीं, और न कभी होगी हमारी। जो सरकार किसानों की जमीन छीनकर उन्हें मजदूर बना दे, वे सरकार हमारी कैसे हो सकती है? जो सरकार इंग्लैंड के माल को हिंदुस्तानी बाजार में दे और यहाँ के दस्तकार को बेरोजगार बना दे, वो सरकार हमारी कैसे हो सकती है? जो सरकार गरीब जनता पर जुल्म ढोने वाले राजा महाराजाओं का साथ है, वे सरकार हमारी नहीं हो सकती। जो सरकार हमारे लगान से बंदूकें खरीदे, हमारे लगान से फौजियों को नौकरी दे और उन्हें क्या तो हमारा खून बहाए, बताओ सरकार हमारी कैसे हो सकती है? बकवास बंद कर, चलो हमारे साथ थाने में। अब जेल में चक्की 20 दिन आ रहे तेरे में। अब तू भी तेरे बाप की मौत करेगा ऐसे ही। मेरे बाप की मौत क्या सरकारी सिपाही को जान से मारने की कोशिश की है और तुम सबसे गाँव वाले से जिम्मेदार हो। अच्छी तरह से सुन लो, अब कंपनी सरकार की फौज आएगी। हमने कंपनी सरकार के सिपाही नहीं। चलो ये क्या कर दिया हीरा तुमने? सुनो 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 कंपनी सरकार की मुनादी सुनो। मुनादी है कि इस धरती का सूरज अब लंदन से ही उगेगा और कहीं से नहीं। और अगर इस सूरज ने कहीं और देश से उगने की कोशिश की तो इसे राष्ट्रों के अपराध में मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सुनो 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 कंपनी सरकार की मुनादी सुनो। मुनादी है कि इस धरती की सारी हवाएं केवल लंदन से ही चलेंगी और कहीं से नहीं। और इस धरती की सभी घड़ियों का टाइम केवल लंदन से ही तय होगा और कहीं से नहीं। सुनो 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 मुनादी सुनो कंपनी सरकार की मुनादी सुनो। मुनादी है कि इस धरती का एक ही सेंटर है और वह है ग्रीनविच। और इस धरती का केवल एक ही रंग है, गोरा रंग। और इस धरती का एक ही धर्म है, ईसाई धर्म। और इस धरती की एक ही भाषा है, अंग्रेजी भाषा। और इस धरती का एक ही नाम है, रानी विक्टोरिया बनाज। सुनो 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 कंपनी की मुनादी सुनो। मुनादी है कि इस धरती का एक ही नाम है, अंग्रेजी भाषा। अब तो उन सबको ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा भाइयों। अब इस गांव में रहने के लिए क्या कर लेंगे? इस गांव में भूख से मरने से अच्छा है इस जालिम सरकार से लड़के मरे। अरे हमारे बीवी बच्चों को ही मारते हैं। यही रहने दो। अब वो हमें मारे, चाहे हमारे बच्चों को मारे, हम सबको मिलकर तो यही रहना है। अब हम सबको मिलकर एक साथ एकजुट होकर ही रहना है। हम लोग एकजुट ही तो नहीं है। एकजुट होती तो सैकड़ों साल तक विदेशी के गुलाम नहीं होते। अब मेरा तो जो होगा सो होगा, मैं तो इस बात की परवाह भी नहीं करता। लेकिन मैं आप सब लोगों से इतना बता दूंगी, तुम इस सरकार के जुल्मों को सहन करने की कितनी भी कोशिश कर लो, ये जल्लाद सरकार जुल्म डालना नहीं छोड़ेगी। और तुम इससे जितना लगोगे ये उतना ही पिटेगी तुम्हें। हमारी देखते देखते इसने लगान 4 गुना कर दिया है। एक जिले से दूसरे जिले पर जाने पर भी टैक्स लगा दिया है इसने। अरे सरकार की कचहरियां क्या करने के दफ्तर नहीं है, ये तो गरीबों की जमीन हड़पने और उन्हें जेल में भरने के अड्डे हैं अड्डे। ये दोनों की सरकार है, दोनों की। ऐसे बहरन लोग उन्हें आज तक कभी नहीं देखे। इसलिए तो मैं तुम सब लोगों से कहता हूँ कि मैं तो अपने बाप की मौत मर जाऊंगा, लेकिन अगर इस गाँव में जिंदा रहना है तो हमें जुल्म के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। एक साथ फौजी बने हुए हैं, उनके जुल्मों की कहानी है।
अरे भैया क्या हुआ, सब खैरियत तो है गाँव में? तुम खैरियत की बात करो गांव की, पढ़ो सही क्या लिखा हुआ है। बड़े भाई चरण स्कॉच, हम सब घर वाले आपकी कुशलता चाहते हैं। कम से कम आप तो ठीक से रहे फौज में। इधर अपने गांव का तो जैसे राम ही रूठ गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी पानी नहीं बरसा। आपने जो रुपए भेजे थे उनसे अनाज और चारा खरीद कर दिन काट रहे हैं, लेकिन लगान देने के लिए तो रुपए ही नहीं बचे। लगान भी जमीन गिरवी रख कर चुका है, लेकिन काका की जमीन और गांव के दूसरे लोगों की जमीन तो कुर्की हो गई है। एक दिन हीरे भैया का पुलिस वालों से किसी बात पर झगड़ा हो गया, तो आप जैसे सैकड़ों फौजी आए पूरे गांव पर धावा बोल दिया। सबके कोड़े लगाए और बेरहमी से पीटा। गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया तो गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया और हीरा भैया सहित 4 लोगों को गोली से उड़ा दिया और उनकी लाशों को पेड़ों से लटका दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ हम गलत बन गए हैं फौजी इस कंपनी राज में। हम हमारे भाइयों के दुश्मन बन गए इस कंपनी इस फौज में। ये कंपनी राज रोज हमें बर्बाद कर रहा है और एक न एक दिन कंगाल बनाकर छोड़ देगा हमें। अरे मंगल पांडे, आगे भी तो पढ़ने दो। काफी लोग डर के मारे गांव छोड़कर इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। कहीं गुआड़ियां सुनसान हो गई है। ये लोग हमें पैसों से ही कंगाल नहीं बना रहे हैं, हमारा धर्म छुड़वाकर ईसाई बनाना चाह रहे हैं। पास के रामपुर गांव में एक नया स्कूल खुला है जिसमें बच्चों को बहकाया जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान ही बने रहोगे तो जिंदगी में एक न एक आफत आती जाएगी। अगर ईसाई बन गए तो पूरी तरह से सुखी हो जाओगे। और हमें यहाँ भी तो एनफील्ड राइफल दी जा रही है जिसमें गाय और सुअर की चर्बी भरी है और हमारा भी धर्म भ्रष्ट करने के लिए उसे मुंह से खोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम सबको यहाँ भी तो अपने धर्म की लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या ऐसी लड़ाई जैसे गांव के लोगों ने लड़ी थी, उन लोगों ने पूरा गांव बर्बाद कर दिया, 4 आदमियों को गोली से उड़ा दिया। हाँ ऐसी लड़ाई लड़नी है। अगर हम सैनिकों पर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारे गांव के निहत्थे लोग हमारे हाथों से ऐसे ही भूने जाते रहेंगे और पेड़ों से लटकाते जाते रहेंगे। सोचो ये थोड़े से अंग्रेज लोग हमारे ही हाथों से हमारे लोगों की चमड़ियां उड़वा रहे हैं। और ये कहानी एक गांव की नहीं है। पिछले महीने मेरे गांव में भी 7 लोगों को गोली निकाली इन लोगों ने। लेकिन हम सैनिक हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बड़ी मुश्किल से नौकरी पाई हमने। अगर हम इस सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे तो हमारी नौकरी भी जाएगी और हमारे को जेल भी भोगनी पड़ेगी। हम सब लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता। हम सब लोग दूर तक का सोचे। हम सैनिक हैं और लड़ना हमारा धर्म है, लेकिन सवाल यह है कि हम इन तुच्छ अंग्रेजों के लिए लड़े या अपने देश को गुलामी से बचाने के लिए लड़े। मंगल पांडे ठीक कहता है कि कंपनी राज एक ना एक दिन हमारा भी खून लेकर आएगी। हम अच्छी तरह से समझ रहे इस कंपनी राज के षड्यंत्र को कि हमको हमारे लोगों के साथ बिठा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी हमारे गांव के लोग मरेंगे तो कभी हम सब फौजी मारे जाएंगे। हम फौजियों का एक दिन मरना तो है ही, लेकिन सवाल यह है कि हम इस विदेशी कंपनी राज को बचाने के लिए मरे या अपने देश को बचाने के लिए मरे। तो आप में से कितने जवान हैं जो कल के कल मेरे साथ एनफील्ड राइफल चलाने से मना कर देंगे? तो फिर हम हमारे अपने देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इसे हर हाल में जीत कर रहेंगे। इसकी हमें ट्रेनिंग लेनी होगी। यस सर। और हम इससे एनिमी को दूर से टारगेट कर सकते हैं। यस सर। लेकिन इसके कारतूस मुंह से खोलना पड़ेगा। लेकिन लेफ्टिनेंट बात इसमें गाय और सुअर की चर्बी भरी है। तो क्या हुआ? लेफ्टिनेंट ह्यूसेन, हम ये कारतूस मुंह से नहीं खोलेंगे। तो क्या पाँव से खोलोगे इडियट? हम हिंदू लोग गाय को पवित्र मानते हैं और मुसलमान भाई सुअर को पवित्र, इसलिए हम गाय और सुअर की चर्बी मुंह में नहीं ले सकते। ये हमारा ऑर्डर है। तुम आदमी का डिसिप्लिन नहीं जानते। सुअर के औलाद, सुअर की औलाद हो गए तुम और तुम्हारा बाप। तुम हमें डिसिप्लिन सिखाओगे? सारी दुनिया में भेड़ियों की तरह आदमी का खुद दूसरे को मत देखो। तुम हमें डिसिप्लिन सिखाओगे?
कंपनी राज की आर्मी से विद्रोह करने के जुर्म में मंगल पांडे को मृत्युदंड दिया जाता है। यू बी एंड टिल डेथ। हमें इस कंपनी राज को अपने देश से खदेड़ नहीं होगा। इन गोले लोगों का घमंड इन्हें बर्बाद करके रहेगा। ये खुद ही कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ेंगे, कुत्ते बिल्लियों की तरह। हमें इस कंपनी राज को अपने देश से खदेड़ नहीं होगा, खदेड़ नहीं होगा, खदेड़ नहीं होगा। को अपने ही देश में अपने ही देश के लोगों की आजादी और धर्म की रक्षा करते हुए मंगल पांडे को ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों के द्वारा फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। किंतु पश्चिमी बंगाल के बैरकपुर में हिंदुस्तान की धरती पर 8 अप्रैल को उगा सूरज मंगल पांडे की शहादत का संदेश लेकर हिंदुस्तान की हर सैनिक छावनी में विद्रोह की आग भर गया। 9 मई 1857 को मेरठ छावनी में चर्बी वाले कारतूस लेने से मना करने पर 85 सैनिकों को सेना से बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया। और उसके बाद शुरू हुआ मेरठ छावनी में सैनिकों का विद्रोह। मेरठ छावनी से विद्रोह करके सैनिक दिल्ली पहुंचे और उन्होंने कंपनी राज द्वारा दिल्ली में कैद किए गए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कैद से छुड़ाकर आजाद कर दिया। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे भी आजाद हो गए। और फिर शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह। भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग फिरंगी भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। सकल नयन की धार तो देखो, तुझ पर भारी भार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की रानी आई। भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। बैठो। दत्तक होने के सारे कागजात और रस्म रिवाज के सारे सबूत मेरे पास हैं, इसलिए पेशवा बाजीराव के बाद पेशवा मैं हूँ। कंपनी मेरे राज्य को अपने अधिकार में नहीं ले सकती। कंपनी का कानून है, यदि किसी राज्य की औलाद नहीं है तो वो किसी को भी गोद नहीं ले सकता। लेकिन ये कानून गलत है। लक्ष्मीबाई, तुम होती कौन हो इस कानून को गलत बताने वाले? और तुम होते कौन हो देश के लिए कानून बनाने वाले? लक्ष्मी, तुम विधवा हो, तुम्हारे कोई औलाद नहीं है, इसलिए झांसी का राज अब तुम्हारा नहीं, वह भी कंपनी का है। ये कंपनी कौन होती है झांसी पर राज करने वाली? लक्ष्मी, यू मस्ट नो कि पूरे हिंदुस्तान पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है। बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान के बादशाह बहादुर शाह जफर हैं और उनको दिल्ली में आजाद करवा लिया गया है। कंपनी राज की लूट से पूरे हिंदुस्तान की प्रजा तंग आ चुकी है। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी झांसी को कंपनी राज से आजाद रखूंगी। कानपुर भी नाना साहेब के
दिन रहेगा और कंपनी राज से आजाद रहेगा। अब हम हिंदुस्तान के बादशाह बहादुर शाह जफर के नुमाइंदे होंगे, कंपनी राज के नहीं। लाजमी तुम औरत हो और औरत होकर हमसे लड़ोगी कैसे? हम हिंदुस्तान की औरतें रानी विक्टोरिया की तरह केवल ताज पहनने के लिए नहीं होती, वे अपनी कोख से शेरों को पैदा भी करती है और खुद शेरनियों की तरह लड़ती भी है। ब्रिटेन के मर्दों, आप तो तैयार हो जाओ एक हिंदुस्तानी औरत से युद्ध करने के लिए। हमारी इस लड़ाई को तुम हमारी आखिरी लड़ाई मत समझना। इन अंग्रेजों से हम फिर लड़ेंगे। और हम हर हाल में जीतेंगे। ये है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1857 के विद्रोह को बड़े ही नजदीकी से देखा है। इन्होंने लंदन में रहकर 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अर्थात गरीबी तथा भारत में अंग्रेजों का गलत शासन। इसमें इन्होंने तथ्यों के माध्यम से यह साबित किया है कि भारत गरीब इसलिए है कि अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते हैं और उस शोषण के धन को भारत से ब्रिटेन ले जाते हैं। दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने जाएंगे।
दोस्तों, ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये पहले भारतीय है जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, किंतु ब्रिटिश उच्च अधिकारियों द्वारा इन्हें बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से इस सर्विस से हटा भी दिया गया है। इन्होंने 1876 में अन्य राष्ट्रवादियों के साथ कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन संस्था की नींव रखी। ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी रगों में स्वतंत्रता का खून बहता है और आगे चलकर ये कांग्रेस के नरम दल का नेतृत्व भी करेंगे। आप सब देवेंद्र नाथ टैगोर को तो जानते ही हैं। ये है उनके पिता देवेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने बंगाल में 1851 में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बनाई ताकि समस्त भारतीय एकजुट होकर अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़े। ये है WC बैनर्जी, कलकत्ता के लीडिंग बैरिस्टर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर सन 1885 के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। और अब इन सब का परिचय लेने के बाद कांग्रेस के जन्म के समय मालूम आप इनका इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, आप इंतजार कर रहे हैं A.O. ह्यूम का, भारतीय इतिहास के एक अच्छे खासे विवादास्पद व्यक्ति का। क्योंकि इनकी चमड़ी गौरी है, ये इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, इसलिए भारतीय इतिहासकारों ने इन पर शक किया है कि इन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत के जन आक्रोश को ठंडा करने के लिए कांग्रेस बनाई, एक सेफ्टी वॉल की तरह। और ब्रिटिश इतिहासकार इन पर इसीलिए शक करते हैं कि इन्होंने कांग्रेस बनाकर ब्रिटिश राज के दंगात्मक प्रहार से इंडिया को बचा लिया, एक दड़ी चालक की तरह। आज इन सब संदेहों और विवादों के बीच, आज सब लोगों के बीच ये अपने दिमाग का सच बयान करना चाहते हैं। जब दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते तो आप ही बताइए, सभी अंग्रेज भी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? लेकिन इतिहास में इतनी तमीज होनी चाहिए कि वो AMU और जन्नत डायर में अंतर करना सीखे, मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना अबुल कलाम आजाद में फर्क करना सीखे। इन्होंने अपने ही देश इंग्लैंड के लोगों से अपील करते हुए लिखा है कि अंग्रेजों, आपका पेट अच्छी तरह से भरा हुआ है, आप मजे की जिंदगी जी रहे हो, इसीलिए आप भारत की असंख्य जनता की भूख का अनुभव कैसे कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं भारत के गरीब लोगों के हिस्से में है मेहनत और केवल मेहनत, भूख और केवल भूख, बीमारी और केवल मौत। जाहिर है भारत की गरीब जनता के प्रति कोई गहरा दर्द मेरे अंदर भी सुलगता रहा है और एक कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता के प्रति मेरे उसी दर्द की संतान है। इसलिए तो मेरे ही देश की ब्रिटिश नौकरशाही ने कांग्रेस को कुचलने के लिए मुझे देश निकाला देकर इंग्लैंड वापस भेजने का प्रस्ताव दिया है। बहरहाल मैं अपनी बिटिया इस कांग्रेस को तुम इंडियंस के हवाले सौंपता हूँ और देखता हूँ तुम इसे कहाँ से कहाँ लेके जाते हो। मिस्टर गोखले, भारत का व्यक्ति शांति के साथ भूखा रहता है और शांति के साथ ही मर जाता है। ये सब ब्रिटेन के शोषणपूर्वक शासन के कारण ही हो रहा है। हमें इन किसानों को सूदखोरों से बचाना है, हमें कृषि बैंक बनाना है, हमें स्कूल और अस्पताल चाहिए। दादा भाई नरोजी, हमारी मनुष्यता महानता की जिन ऊंचाइयों को छूना चाहती है, यह ब्रिटिश राज हमें वहां तक पहुंचने नहीं देगा। सुरेंद्र नाथ मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे? हाँ बिल्कुल गोखले साहब। हमारी प्रशासकीय और सैनिक योग्यताएं धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। हम अपने ही देश में लकड़ी काटने वाले या कुएं से पानी निकालने वाले मजदूरों के रूप में रह जाएंगे। मैंने रूसों को पढ़ा है और वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, किंतु व्यवस्था ने उसे भेड़ियों में जकड़ा है। इसीलिए यह गलत है कि भारतीयों को विदेशों के हाथों गुलाम रहना लिखा है, और यह भी गलत है कि भारत का धर्म और सामाजिक जीवन यूरोप की तुलना में पतित और असभ्य है। लेकिन देश में हमारी स्तर पर बटे हुए हैं, जनता में गहरा अज्ञान है। हमारी जनता इस समय हर प्रकार के परिवर्तन की विरोधी है। वह आजादी के मूल्यों को तो समझती ही नहीं है। लेकिन राजनीतिक सच यह है कि भारत का शासन भारतीयों के हित में ही चलना चाहिए, पर यह भारत के हित में चल भी कैसे सकता है जब तक इसमें खुद भारतीयों की भागीदारी न हो। बिल्कुल गोखले साहब, अपनी राजनीतिक आजादी के लिए अभी हम अंग्रेजों से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते। अभी हमें लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगानी चाहिए और
उस भावना को मजबूत करना चाहिए। लेकिन कुछ भी हो, हम फिर लड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम मरेंगे या जिएंगे, लेकिन हर हाल में जीतेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ब्रिटिश राज से शिकायत करने से कुछ नहीं होने वाला। हम क्रांतिकारियों को हमारी जनता में उनके खिलाफ नफरत पैदा करनी होगी। हम भारतीय भूखे मर रहे हैं अंग्रेजों के शोषण के कारण। हमें भूखे मरने के बजाय अपने देश को आजाद करने के लिए इन अंग्रेजों को गोली से उड़ा देना चाहिए और जरूरत पड़े तो खुद को भी कुर्बान कर देना चाहिए। मैं कहता हूँ अंग्रेजों के इन बूढ़े विचारों से कुछ नहीं होने वाला। हम नौजवानों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाए, उन्हें हथियार चलाना सिखाएं और एक एक अंग्रेज को चुनते मारे। हम छापा मारे, डाका डाले, प्रधान इकट्ठा करे और उस धन से हथियार खरीदे, अंग्रेजों में इतनी दहशत पैदा कर दे कि वे भयभीत होकर हमारे देश छोड़कर स्वयं भाग जाएं। इन अंग्रेजों को कांग्रेस की तरफ फपोलते रहने से कुछ नहीं होगा, उनसे जी हुजूरी करने से कुछ नहीं होगा, उनसे याचना करने से कुछ नहीं होगा। अंग्रेज हम पर पशुबल से शासन कर रहे हैं तो हम भी केवल और केवल पशुबल से ही उनके चंगुल से छूट सकते हैं। अरे इस देश में अंग्रेज कुल ढेर लागी तो है, और हर जिले में अंग्रेज है कितने से? हम इन्हें चुन चुन कर मारते हैं, एक दिन में ब्रिटिश राज को खत्म कर सकते हैं। हमारी गुलामी की समस्या का समाधान केवल और केवल जनता की शक्तिशाली बाजुओं में है। ब्रिटिश राज के जुल्म को खत्म करने के लिए भारत के 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने होंगे। ताकत का मुकाबला ताकत से करना होगा, गोली का जवाब गोली से और बम का जवाब बम से देना होगा। 1897 में आपके बंधुओं ने पूना में ब्लैक कमिश्नर रेड की हत्या कर दी। 1907 में बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर को मारने की कोशिश की। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में भ्रष्ट अधिकारी चेम्सफोर्ड की बग्घी पर हमला कर दिया। फोर्ड उस समय वहाँ नहीं थे सो बच गए, पर लेडी केनेडी मारी गई। और 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में बाजरा एडिक्स पर बम फेंका गया। वायसराय घायल हो गया और उसका अंगरक्षक मारा गया। बम फेंकने वालों में अमित चंद्र, बसंत कुमार विश्वास के साथ साथ राजस्थान के शाहपुरा के प्रताप सिंह भारत भी शामिल थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मित्रों, यह लॉर्ड कर्जन है। 1899 से 1905 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। इन्हीं के वक्त भारत में 50 लाख लोग अकाल में मारे गए। 1904 में समाचार पत्रों के मुंह पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पट्टी बांधी गई और इन्हीं के शासन काल में षड्यंत्र पूर्वक बंगाल के टुकड़े कर दिए गए। पहले आप लॉर्ड कर्जन और उनके माध्यम से अंग्रेज जाति के उस घमंड को समझने की कोशिश करें जिनसे हम पिछले 150 वर्षों तक प्रताड़ित और पीड़ित रहे हैं। केवल अंग्रेजी इंडिया पर शासन करने लायक है, खुद इंडियंस नहीं। गॉड ने हम अंग्रेजों को इंडिया पर शासन करने के लिए चुना है और तुम इंडियंस इसे कान खोल के सुन लो कि इंडिया को फ्रीडम देना गॉड की इच्छा के अगेंस्ट है। नरम दल के प्रतिनिधि हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जो भी ब्रिटिश राज का विरोध करने का कोई खतरा नहीं उठाना चाहते। और गरम दल के प्रतिनिधि हैं बाल गंगाधर तिलक, जो ये सोचते हैं कि अंग्रेजों से विद्रोह करने में हमें स्वतंत्रता मिलेगी। ये 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है जिसने कांग्रेस को 2 दलों में विभाजित कर दिया है। नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले इस समय कांग्रेस अधिवेशन में भाषण कर रहे हैं। साथियों, आप सभी का सूरत अधिवेशन में स्वागत है। तिलक साहब,
हमें लगता है कि इस समय हमें भारत में ब्रिटिश राज का पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। इसके दो कारण हैं। पहला, क्योंकि ब्रिटिश राज ने भारत में अच्छा काम किया है, और दूसरी बात यह है कि इस समय भारत में ब्रिटिश राज का कोई दूसरा विकल्प मौजूद ही नहीं है, और शायद आने वाले कुछ वर्षों में यह होगा भी नहीं। क्या कहते हो साथियों? नहीं गोखले जी, हमारे शासन का विकल्प ब्रिटिश राज हरगिज नहीं हो सकता। हमारे शासन का विकल्प है हमारा अपना राज, स्वराज। क्यों साथियों? गोखले जी, हम इस देश पर ब्रिटिश शासन बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हमारी कांग्रेस में भी हम जी हुजूरी वाले पिलपिलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी कांग्रेस ने 1906 में स्वराज का फैसला किया है, जिससे हम पीछे नहीं हट सकते। आप नरमपंथियों की नीति विनाशकारी है, हम आपसे कतई सहमत नहीं है। हम स्वराज चाहते हैं, और ये स्वराज आप नरमपंथियों के समझौतों से नहीं बल्कि हमारे अपने संघर्षों से ही आ सकता है। क्यों साथियों? यह तिलक कांग्रेस में उस आग को जला रहे हैं जिससे कांग्रेस जलकर राख हो जाएगी। ये देशभक्त नहीं देशद्रोही है, और इन्होंने अपने मुंह को काला कर रखा है। भगवान बचाए हमें ऐसे देशभक्तों से। अरविंद जी, आप लोग मुझे महर्षि अरविंद के नाम से जानते हैं। मेरा नाम है अरविंद घोष। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के बीच मेरे दिमाग के नसों में बहते हैं। मेरा मानना है कि हमारे सभी आंदोलनों का लक्ष्य है स्वतंत्रता। राष्ट्रीयता भी एक धर्म है जो भगवान से आता है। राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे लिए ऑक्सीजन है, और आजादी हमारी सांस है। यदि हमें जिंदा रहना है तो आजादी चाहिए ही। विपिन चंद्रपाल, आपका आजादी के बारे में क्या कहना है? अरविंद घोष, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर आज सरकार मुझसे यह कहे यह लो स्वराज, तो मैं यही कहूंगा। ऐसी मेहरबानी के लिए धन्यवाद। मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेना चाहता जो मैंने अपने खुद के हाथों से प्राप्त नहीं की हो। लाजपत राय, पंजाब के साथी आजादी के बारे में क्या सोचते हैं? अरविंद बाबू, मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ, हमें भीख मांगने से सख्त नफरत है। हम अंग्रेज सरकार से अपील करने वाले मुख को बंद करें और भारतीय जनता से अपील करने वाले मुख को खोले। हम सरकार से भीख मांगना बंद करें। तिलक महाराज, महाराष्ट्र के लोग क्या सोच रहे हैं? लाजपत राय, हमारी स्पष्ट मान्यता है कि हमारी समस्याओं का समाधान इन अंग्रेजों से प्रार्थना करते रहने से नहीं होगा, बल्कि इनका बहिष्कार करने से होगा। हालांकि हमारे पास हथियार नहीं है, किंतु हमें हथियारों की जरूरत भी नहीं है। बहिष्कार ही हमारा जबरदस्त राजनीतिक हथियार है। हमें मालूम है कि हमारे ऊपर ये सारा शासन ये मुट्ठी भर अंग्रेज कर रहे हैं, वह भी हमारी मदद से। यदि हम इनकी मदद करना बंद कर दे तो हमारा शासन हमारे अपने हाथों में होगा। हम अंग्रेजों से साफ तौर पर स्वराज की मांग कर रहे हैं। जिस दिन भी हम अपने पांवों पर खड़ा होना सीख लेंगे, स्वराज आ जाएगा। स्वराज मुझे इन अंग्रेजों की खैरात के रूप में नहीं चाहिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कहते हो साथियों? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।